हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और भगत सिंह एक फ्रीडम फाइटर नहीं, एक आतंकवादी थे। हम इंडियंस वैदिक टाइम से बस चोर थे जो लैंड, वाटर एंड बाकी रिसोर्सेज के लिए चोरी करके अपना गुजारा करते थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गांधी जी वॉज अ पुअर ओल्ड मैन। अब नहीं, ये मैं नहीं कह रही, बल्कि हमारे इंडिया की ही स्कूल टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है। एंड नो मार्क्स फॉर गेसिंग, क्योंकि ये तीनों भी स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली झूठ है। बट द क्वेश्चन इज कि फिर सच्चाई क्या है, एंड सेकेंडली कि फिर क्यों आखिर ये झूठ इंडिया के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। What is the propaganda behind it? Let's find out. So सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे स्कूल टेक्स्ट बुक में कौन सी बातें गलत पढ़ाई जाती। फर्स्ट टीचिंग नंबर 1, शहीद भगत सिंह वॉज अ टेररिस्ट। अकॉर्डिंग टू एन इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट, पिछले 2 दशकों से बिपिन चंद्र और को ऑथर्स द्वारा लिखी गई इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नाम की जिस बुक को दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है, उस बुक के चैप्टर 20 में शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन और ऐसे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स को लिटररी रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट बताया जा रहा है, आतंकवादी। यस, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को आतंकवादी बताया जा रहा है। इनफैक्ट सो मच सो कि इसी में आगे बताए हुए ब्रिटिश के अगेंस्ट कंडक्ट किए गए चित्तागोंग मूवमेंट और उसी दौरान हुई ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स की मौत को तक एक टेररिस्ट एक्ट घोषित किया गया है। सो अब ये जानते हैं कि ये कहाँ तक सही है। एंड रियलिटी ये है कि इस किताब में आधे फैक्ट्स बताकर नैरेटिव को ब्रिटिश के फेवर में डाला गया। एक्चुअली में अर्ली 1930s में गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की अहिंसा से आजादी मिलेगी, इस आइडियोलॉजी से गर्म खून वाले कुछ इंडियन यूथ सहमत बिल्कुल भी नहीं थे। वो तो बस गांधी जी के कहने पर इस मूवमेंट में जुड़े हुए थे। लेकिन फिर जैसे ही गांधी जी ने अपने इस प्रोटेस्ट को हल्का सा रोक दिया या कमजोर कर दिया, इस दौरान कुछ इंडियन यूथ जैसे कि शहीद भगत सिंह ने भारत के लिए हथियार उठा लिए थे। एंड फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। बट फिर अपने इसी आर्म स्ट्रगल के लिए फंडिंग और कुछ हथियारों की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने इंडियन से पैसे लूटकर ब्रिटिशर्स ने जो हथियार बनाए थे उन्हें जब्त करने का प्लान बनाया। एंड उसी प्लान के अंतर्गत की गई रेड को चित्तागोंग आर्मरी रेड या फिर चित्तागोंग मूवमेंट कहा जाता है। तो ये थी रियलिटी और पेश कुछ और ही किया गया। एनीवे, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फॉल्स टीचिंग नंबर 2। गांधी जी अपने देश प्रेम के चलते इंडिया आए थे इंडियंस की मदद करने के लिए। नाउ ऑब्वियसली वी ऑल हैव बीन टॉट कि महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, और वो साउथ अफ्रीकन्स को मदद करने के बाद अपने खुद के देश को आजादी दिलाने के लिए इंडिया आए थे, इंडियंस के लिए। एंड आई डोंट इवन थिंक कि इस चीज को प्रूव करने के लिए मुझे किसी भी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर को कोट करने की भी जरूरत है। बट एक्चुअली में यहाँ पर एक चीज ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में सिर्फ फॉल्स टीचिंग्स ही नहीं बल्कि फॉल्स क्लेम्स भी काफी ज्यादा होते हैं। अब एग्जांपल के लिए 2019 के एक रिपोर्ट के मुताबिक उस साल इंडिया में 45,000 करोड़ इंश्योरेंस फ्रॉड्स हुए थे। अब आई नो आप ये पूछोगे कि ये चीज हो क्यों रही है। वेल, क्योंकि आज की लाइफ काफी अनसर्टन हो गई, हेल्थ को लेकर के, लाइफ को लेकर के, एंड इसी अनसर्टेनिटी को लेकर ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपके पास हेल्थ को लेके, लाइफ को लेके इंश्योरेंस हो, जिससे आप और आपकी फैमिली निश्चिंत हो सके। टर्म लाइफ इंश्योरेंस हमारे बाद हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने में और हमारी फैमिली को सिक्योर करने में मदद करेगा। अब अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो सबसे सिंपल प्लेटफॉर्म जो है वो है पॉलिसी बाजार, जिसमें आप 20 से ज्यादा इंश्योरेंसेस को पहले कंपेयर कर सकते हो और उसके बाद खरीद सकते हो। एक ऐसा प्लान जहां आपको लो प्रीमियम देना है विद हाई सम। अब एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ का प्लान आपको 490 रुपीज पर मंथ के कॉस्ट पे ही मिल सकता है, एंड इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 5.5% का। इनफैक्ट सबसे बेस्ट बात तो ये है कि 24/7 आपको क्लेम असिस्टेंट मिल जाएगी पॉलिसी बाजार से ही। आपको इंश्योरर के पास खुद जाने की जरूरत ही नहीं है, एंड इसमें आपको 80 साल का कवरेज भी मिल जाता है। इसके अलावा टर्म प्लान ये जो है ये टर्म करता है पूरे 59 क्रिटिकल इलनेसेस को, और क्योंकि ये एक ऑनलाइन पोर्टल है तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन बाजार से सस्ती एंड बिना एजेंट्स के पास या फिर बैंक के पास जाके पॉलिसीज मिल जाती है। तो आपको जो भी प्रीमियम चाहिए वो आपको यहाँ पर सस्ती प्राइस में ही मिलने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पर राइडर ऑप्शंस भी अवेलेबल है फॉर एक्स्ट्रा कवरेज लाइक एक्सीडेंटल कवरेज एक्सेट्रा। एंड इनफैक्ट बोलने वाली बात तो ये है भी नहीं कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे अंडर सेक्शन 80C। So, इतना सब जानने के बाद भी what are you waiting for? Go and download Policy Bazaar, link is in the description. So now getting back to the topic, आखिर क्या है रियलिटी गांधी जी का इंडिया आने के पीछे? ये हमारे अंदर इंग्रेन्ड है बचपन से। बट डू यू नो व्हाट द रियलिटी इज? वेल, हमारे फादर ऑफ द नेशन असल मायने में इंडिया आए नहीं थे खुद से, बल्कि उन्हें गिड़गिड़ाकर इंडिया बुलाया गया था। इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि गोपाल कृष्ण गोखले यानी कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु फर्स्ट टाइम गांधी जी सन 1896 में मिले थे। एंड इट वॉज ड्यूरिंग दिस मीटिंग ओनली जब गोखले ने गांधी जी को इंडिया में परमानेंटली शिफ्ट होने की रिक्वेस्ट की थी। एंड इनफैक्ट जिसके चलते उन्होंने गांधी जी के लिए बॉम्बे के टॉप लॉयर्स से नौकरी की सिफारिश तक कर रखी थी।
बट ये सब होने के बावजूद भी गांधी जी नहीं माने। फिर आखिरकार इन 1912 जब इस बार गोखले साउथ अफ्रीका गए और वापस इंडिया लौट रहे थे, तब उन्होंने गांधी जी को फिर मनाने की कोशिश की। उन्होंने गांधी जी को फिर से मनाया, इंडिया लेकर आए और इंडिया के इश्यूज को समझाने की पूरी कोशिश की। अब इस सब का जिक्र गांधी जी ने अपनी खुद की किताब सत्याग्रह में भी किया है, जहां उन्होंने ये कहा है कि गोखले के शब्दों से देशभक्ति और सच्चाई साफ साफ झलक रही थी और वो गोखले ही थे जिन्होंने मुझे इंडिया आने पर तैयार किया था। बट ये तो सिर्फ शुरुआत थी, देयर इज मोर टू द स्टोरी एंड दैट इज रियलिटी नंबर 2। गोखले फंडेड गांधीजी's इंडिया टूर। 27 फरवरी 1914 में गांधी जी ने गोखले को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि वो फाइनली अप्रैल में इंडिया आ रहे हैं और आने के बाद वो अपने आप को गोखले के हाथों में पूरा सौंप देंगे। लेकिन नाउ द ट्विस्ट इज कि गांधी जी को कहीं ना कहीं ये पता था कि उनके इंडिया आने के बाद भी लोग उन्हें तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक वो अपने आप को एक आम आदमी के वेश में नहीं ढाल लेते, और इसीलिए उन्होंने इंडिया में कदम रखने से पहले लंदन में ही धोती कुर्ता जैसे इंडियन पहनावे को अपनाना शुरू कर दिया था। बट इस सब के लिए पैसा गोखले ही लगा रहे थे, क्योंकि गांधी जी का साबरमती का आश्रम और उनका पूरा इंडिया टूर दोनों ही गोखले ने ही फंड किया था। नाउ मूविंग ऑन टू रियलिटी नंबर 3, नॉट गांधी जी बट नेताजी गेव अस एक्चुअल फ्रीडम। साल 1947 में जब भारत को आजाद घोषित करने वाले फॉर्मर ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली को जब कुछ साल बाद इंडियन जज जस्टिस पीबी चक्रवर्ती ने आजादी से संबंधित ये सवाल किया कि क्या ब्रिटिश के इंडिया को छोड़ने की असली वजह सिर्फ इंडिया का क्विट इंडिया मूवमेंट था, तो इस पर क्लेमेंट एटली का कहना था कि इंडिया पर ब्रिटिश आर्मी का होल्ड इंडियन आर्मी की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग था, पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक्टिविटीज के चलते इंडियन आर्मी और नेवी की लॉयल्टी ब्रिटिश एम्पायर के प्रति घटती जा रही थी। एंड अगर हमारी ही आर्मी हमारे ही खिलाफ बगावत करने लग जाए तो हम इंडिया पर कंट्रोल कैसे करें। अब क्यूरियोसिटी के चलते चक्रवर्ती ने एक और सवाल किया कि गांधी जी का ब्रिटिश को इंडिया छोड़ने पर मजबूर करने में कितना योगदान था। अब इस पर एटली ने एक सरकाजम वाली हंसी के साथ तुरंत जवाब दिया, मिनिमल। सो नाउ ब्रिटिश ऑफिशियल्स की ये और ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स और बयानों से ये साफ साफ पता चलता है दैट इट वाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस हु वन अस फ्रीडम एंड नॉट गांधी जी। बट नाउ दैट हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित सारे मिथ्स बस्ट हो चुके हैं, डज दैट मीन कि इससे पहले की सारी हिस्ट्री हमें सही पढ़ाई गई है? वेल, अनफॉर्चुनेटली नॉट एग्जैक्टली, और यही हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। फॉल्स टीचिंग नंबर 3, स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। सो ये बात चालू करने से पहले मुझे आपको एक स्टोरी बतानी पड़ेगी। जब एक बार एक फिजिक्स टीचर नीरज अत्री करके एक दिन अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, तब उन्हें ये महसूस हुआ कि उनके स्टूडेंट्स काफी स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड है अबाउट सर्टेन पार्ट्स ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री, लाइक अबाउट द आर्यन इन्वेजन थ्योरी, द मुगल्स, द ब्रिटिश एंड सो ऑन। बट यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास कोई भी प्रूफ्स नहीं थे इन सभी चीजों को बैक करने के लिए। सो अब ये नोटिस करते ही उन्होंने तुरंत ही इस इशू के जड़ तक जाने का सोचा, and he started marking and reading the errors in the NCERT textbooks of standard 6 to standard 12th. And to his horror, उन्हें काफी सारे ऐसे फैक्ट्स मिले जो blatantly बस स्टेट किए गए थे, फॉल्स थे, without any proper backing. But now the problem was कि फिर जब इन एरर्स के रिस्पॉन्स में अत्री ने NCERT के खिलाफ RTI फाइल किया और उनसे अपने हिस्टोरिकल क्लेम्स के सर्टिफाइड प्रूफ्स उन टेक्स्ट बुक्स पे सजेस्ट करने वाले ऑथर्स और इंस्क्रिप्शन या कार्विंग्स वगैरह की मांग की, तब भी उन्हें कोई आंसर नहीं मिला। एंड शॉकिंगली उन्हें इसके बाद भी कोई प्रॉपर रेफरेंसेस नहीं मिले, कोई प्रॉपर बैकिंग नहीं मिली। एंड फिर इससे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि इन सारी गलतियों को जानबूझकर डाला गया है जस्ट टू प्रोपेगेट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज इन इंडिया। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि गलतियाँ क्या आइडेंटिफाई की उन्होंने। गलती नंबर 1, क्लास 6 की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में पेज 47 पर लिखा गया है कि ऋग्वेदा के अनुसार उस समय काफी सारी लड़ाइयाँ जो होती थी वो लोगों को लैंड, वाटर और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि उस समय लोगों को लूटना और फिर लूट के सबसे पहले लीडर्स का उस लूट को अपने आपस में बांटना और उसके बाद समान लोगों में बांटना ये एक आम बात थी। नाउ अत्री ने जब एनसीईआरटी से इस क्लेम के लिए प्रूफ्स मांगे कि ये ऋग्वेदा में कहाँ लिखा गया है, मुझे भी बताओ, तो ऐसे में हर क्लेम के रिस्पॉन्स में एनसीईआरटी का सिर्फ एक ही जवाब था, हमारे पास इसका कोई भी रिटर्न सबूत नहीं है। एंड माइंड यू फ्लोनर्स, ये तो सिर्फ एक ही एग्जांपल है। अत्री ने तो एक टैबुलर फॉर्म में पूरी लिस्ट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर रखी है। अगर आपको ऐसे और भी फॉल्स क्लेम्स जानने हैं जो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाए जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करके सब कुछ रीड कर सकते हो फॉर योरसेल्फ। बट नाउ आफ्टर नोइंग ऑल ऑफ दिस, द मेन क्वेश्चन इज कि हिस्ट्री के टीचिंग में आखिर इतने सारे एरर्स आते कहाँ से।
अब इसका जवाब जानने के लिए हमें एक फॉल्स टीचिंग पे जाना होगा जो टेक्स्ट बुक में ही पढ़ाया गया है। 2012 में अत्री ने क्लास 7th की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक आर पास 2 के चैप्टर 3 पेज 36 पर मौजूद कुतुब मीनार के डिस्क्रिप्शन से संबंधित कुछ हिस्टोरिकल क्लेम्स का भी ये सिमिलर जवाब मांगा। एंड एज यूजुअल इसमें भी उनका बस यही आंसर था कि हमारे पास इसके कोई प्रूफ्स नहीं। बट यहाँ पर डिफरेंट ये था कि जिन्होंने इन टेक्स्ट बुक्स को लिखा था उन हिस्टोरियंस की लिस्ट जरूर वहाँ पर मौजूद थी, विच वॉज दिस। नाउ इन दिस लिस्ट वैसे तो वन कैन क्लियरली सी कि इनमें से ज्यादातर लोग JNU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं। बट हियर आई वांट यू गाइस टू फोकस मेनली ऑन JNU फॉर नाउ। लिस्ट के जितने भी लोग JNU से हैं वो उसमें भी पर्टिकुलरली सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज CHS को बिलोंग करते हैं। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि ये CHS 1970 में बनाया गया था आइडियोलॉजिकली लेफ्टिस्ट और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस लाइक बिपिन चंद्रा, रोमिला थापर, S गोपाल और सतीश चंद्र द्वारा। ना माइंड यू, इनको लेफ्टिस्ट या मार्क्सिस्ट मैं नहीं कह रही। 2014 में जब बिपिन चंद्र का देहांत हुआ था तब उनसे क्लोजली एसोसिएटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और राइटर प्लस पॉलिटिशियन योगेंद्र यादव ने उनकी हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस की तारीफ करते हुए ये खुद कहा है, एंड हु आल्सो बाय द वे हैज स्टडीड फ्रॉम JNU ओनली। बट वेट अ मिनट, बिपिन चंद्र के मार्क्सिस्ट या फिर लेफ्टिस्ट होने से हमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? सो वेल, बिपिन चंद्रा एंड ऑल्सो सम अदर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जैसे कि इरफान हबीब, ये सारे इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस IHC के हायर पोजीशंस पर रह चुके हैं, लाइक जनरल सेक्रेटरी, सेक्शनल प्रेसिडेंट एंड जनरल प्रेसिडेंट। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि IHC ऑलरेडी एक करीब 35,000 इंडियन हिस्टोरियन से भरी हुई एक कमेटी है जिसका मेंबर बनने के लिए ही एक अपकमिंग हिस्टोरियन को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग IHC मेंबर्स की सिफारिश की जरूरत पड़ती है। सो अब जब IHC की कमान पूरा डोर मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस के हाथों में है तो नेचुरली सिर्फ उसी हिस्टोरियंस को क्रेडिबल हिस्टोरियंस माना जाता है एंड अल्टीमेटली इन्हीं हिस्टोरियंस द्वारा लिखी गई बुक्स स्कूल से लेकर UPSC के एग्जाम्स तक हर जगह रिकमेंड किया जाता है। तो अब इसमें मुझे आप बताओ कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि इनके ओपिनियन से एक ऑल्टरनेटिव ओपिनियन रखने वाले किसी भी हिस्टोरियन को अपना व्यू पॉइंट रखना तो छोड़ो, मेंबर बनने का भी मौका मिलेगा। अनदर व्यू पॉइंट लाइक गांधी जी वाज नॉट अ पुअर ओल्ड मैन। यस, एक दिन गांधी जी की करीबी फ्रेंड सरोजनी नायडू ने यूं ही मजाक में गांधी जी से कहा था कि क्या आपको पता भी है आपको गरीब दिखाने में कितना पैसा जा रहा है देश का? अब इसके जवाब में उनका स्टेटमेंट तो कोई रिकॉर्डेड है नहीं, बट कई हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि उन्होंने शायद इस बात को अपने दिल पे नहीं लिया हो, क्योंकि उन्हें खुद को भी पता था कि उनका एक गरीब इमेज बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं देश के। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स गांधी जी हमेशा ट्रेन के 3rd क्लास डब्बे में ट्रैवल करना प्रेफर करते थे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उनकी सेफ्टी के लिए उस पूरे डब्बे को ही बुक किया जाता था। इसके अलावा हमें सिर्फ उनके एक साबरमती के एक छोटे से आश्रम के बारे में बताया जाता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इंडिया में उन्होंने अपना पहला आश्रम इस कोचरब बंगलो को बनाया था, जो उन्हें उनके ही दोस्त बैरिस्टर जीवनलाल देसाई ने गिफ्ट किया था। बट चलो उनका फाइनेंशियल स्टेटस जो भी रहा हो, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। बट बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी सिलेबस और साथ ही उसे सेट करने वाली कमिटीज भी हर बार चेंज होती रहती है। जब रेपिटेटिव एरर्स के चलते बिपिन चंद्र और उनकी क्लोज एसोसिएटेड रोमिला थापर द्वारा लिखा हुआ कंटेंट NCERT से निकाला गया तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था, यानी कि बेसिकली रोमिला थापर ये चाहती है कि NCERT के सिलेबस के लिए किन हिस्टोरियंस को चुना जाए, इसमें भी उनका ही से होना चाहिए। बट यहाँ पर मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जब उनकी ही किताबों पर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, वो भी फ्रॉम वेरियस पीपल, तो क्या रोमिला थापर का या फिर फॉर दैट मैटर ऐसे कोई भी हिस्टोरियन का कोई दूसरा व्यू पॉइंट रखने वाले हिस्टोरियन को अनरिलायबल या फिर अनवर्दी, अनट्रस्टवर्दी करार देना, क्या ये सही है या फिर गलत है? वेल, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका इस पे क्या ओपिनियन है। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? आपके जो भी ओपिनियंस आप मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, आई वुड लव टू नो। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि ये सिलेबस बहुत रैम्पेंटली हमें और हमारी यंगर जनरेशन को पढ़ाया जा रहा है। एंड अगर आप ये चाहते हो कि बचपन से एक बच्चा एक सही माइंडसेट लेके अपने इंडिया के बारे में एक फक्र फील करते हुए बड़ा हो और ना कि झुक के अपने आप को स्लेव समझ के, ये समझ के कि हम हमेशा किसी और से रूल हुए हैं, तो बी द चेंज यू वांट टू सी। यानी बेसिकली आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो, क्योंकि आई डाउट हार्डली लोगों को पता भी है कि ये सारी चीजें गलत होती है और सही चीज क्या होती है, और यहाँ पर ये काम आप कर सकते हो। इस वीडियो को वायरल कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि उन्हें भी सच मालूम पड़ सके। इसके अलावा अगर आपको आज का मेरा वीडियो वेल रिसर्च लगा, आपको मजा आया, पसंद आया, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो। एंड ऐसे ही एडुटेनमेंट बेस्ड वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल गेट सेट फॉर को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। और हाँ फ्रेंड्स, पॉलिसी बाजार को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।